हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2018 के पेपर को, और उसमें हम जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण को डिस्कस करेंगे। इसके 50 क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो लेंथी हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। अगर आप 2018 वीडियो के एस्पायरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये काफ़ी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 51 क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि दिया है चित्र में दोनों साइडों में, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों साइड में है। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर इंग्लिश का है तो उसके लिए भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ रीड कर लें, मैं हिंदी में ही रीड करूँगा, ठीक है। चित्र ए बी के बीच में संबंध देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प में के साथ बदलें, ठीक है। मतलब जो रिलेशन इसके साथ बनना है वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ इसके साथ बनाना है। अब अगर हम देखें तो दो तीर हैं यहाँ पर और दो तीर यहाँ पर हैं। फिर यहाँ क्या हुआ, एक तीर रह गया और एक तीर इधर जाके ऐड हो गया। तो डेट मीन अगले वाले में हमारा क्या होगा, ऐसा होगा, 4 तीर होंगे इधर और एक तीर इधर होगा। तो 4 तीर इधर और एक तीर कहाँ पे है, ये तो देखो हट गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 3 तीर है साइड में। यहाँ पर एक तीर है और यहाँ पर एक तीर है, यहाँ पे भी एक तीर है और यहाँ ये हट गया। अगर आप देखें 4 तीर होगा, ठीक। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो साइड है ये ब्लैंक है, यानी कि वाइट कलर की है, और ये वाली साइड जो है वो ब्लैक कलर की है। और इसमें अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है इंटरचेंज हो गया, यहाँ वाइट हो गया और यहाँ ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब जो ये साइड है ये ब्लैंक होना चाहिए और ये साइड जो है वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ऐसा, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये वाली ब्लैंक है और ये वाली वाइट है। ऊपर वाला जो है वो जो ब्लैंक है वो वाइट हो ब्लैक हो गया, और जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आ, 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो आकृति है उसमें अलग कौन सी है। तो अगर देखें, ये देखो इधर जा रहा है और ये नीचे से ऊपर आ रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है, 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 इधर भी सेम यहाँ पे हो रहा है। ये देखो इतना है और ये इतना है, ये दोनों मिलके ऐड हो गया। लेकिन ये जो है नीचे को ही जा रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करिए, ठीक है। इसमें भी हमें जो है अलग है 4 से वो चेक करना है। तो अगर हम यहाँ देखें ये वाली चीज़, ठीक है, ये तीर जो बने हुए हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 और 2 है केवल, यहाँ पर 3 है देखो, और ये हो गया, ठीक है। उल्टा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले से अगर यहाँ से गैप देखें, ए से लेके बी, ठीक है, यानी कि बी छोड़ा इन्होंने, तो यहाँ पर सी के बाद क्या छोड़ेंगे, डी। डेट मीन ई आना चाहिए, ई के बाद एफ छोड़ेंगे तो जी आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब पहला वर्ड हमें मिल चुका है ई, ठीक है। तो ई एक ही ऑप्शन में बी वाले में, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक। बाकी अगर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है। डेट मीन कि अगला वर्ड जो है वो एल आएगा, तो इसमें भी एल है, ठीक है। यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो इसका मतलब लास्ट वर्ड जो आएगा वो सी आएगा। अब बचा इसके बाद यहाँ बी है, बी के बाद क्या हुआ, डी, यानी कि सी को छोड़ा, तो डी के बाद ई छोड़ेंगे और क्या आएगा, एफ आएगा। डेट मीन यहाँ पर जो वर्ड आएगा अगला वो एफ आएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है, बी वाला। तो एक मिलने पर भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई और ई से स्टार्ट नहीं है, तो हम यहाँ बी भी लगा सकते हैं, ठीक है, और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो गाइस, जैसा कि अभी हमने यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम देखे, 2 घंटे का समय होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा समय है, हमारे पास समय ज़्यादा होता था।
ठीक, तो जो मॉक टेस्ट लगाते थे उसका इतना महत्व नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास 50 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के हैं। और पिछले अगर हम जो 2018 वाला पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा लेंदी था, कैलकुलेटिव था, तो उसके हिसाब से समय थोड़ा कम रहेगा आपके लिए। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप जो मॉक टेस्ट हैं उनको ज़रूर लगाया करें, प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपका टाइम जो है जो स्पीड है करने की क्वेश्चन को वो तेज़ हो और आपका टाइम सेव हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर ए के बाद डी है, इसका मतलब बी और सी को गैप किया है इन्होंने। डी के बाद क्या है, आई है, यानी कि ई एफ जी एच, चार को गैप किया है इन्होंने। फिर जो है लास्ट वाले से, ठीक है, हाँ, आई के बाद इन्होंने पी लिया है, तो आई के बाद पी लिया जे के एल एम एन ओ, यानी कि 6 हुए। अब इसका मतलब 8 का गैप होना चाहिए। ठीक है, 8 का गैप होना चाहिए। तो 8 का गैप के बाद अगर हम करेंगे तो पी के बाद हमारा क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, तो वाई आ गया और ई पहला हो गया, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि रीजनिंग में कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं होता। जैसे मैथ में हम करते हैं तो फार्मूला होता है और लॉजिक होता है कि उसको इस तरीके से करते हैं। और वो लॉजिक ऐसा नहीं है कि केवल उसी क्वेश्चन के लिए लगता है या जो फार्मूला है वो उसी क्वेश्चन के लिए लगता है, तो वो फार्मूले अलग अलग जगह पे भी लगते हैं वो, और वो फिक्स वैल्यू होती हैं। बॉड मास है तो वो बॉड मास ऐसा नहीं है कि बॉड मास के लिए अलग से कोई एक्सरसाइज आएगी, बॉड मास हर जगह लगता है और यही सेम लगता है। ठीक है, कोई भी फार्मूला बना दिया, जैसे मैंने एक एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाला बताया, ये हर जगह लगता है। परसेंटेज वो मेंसुरेशन वो आपको जब बोलता है कि 10% उसका आयत की लंबाई बढ़ गई है और 10% घट गई है तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सब जगह लगता है। तो कोई भी चीज़ होती है मैथ में वो लगती है, लेकिन रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में कुछ नहीं लगता। रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड होता है कि आपका लॉजिक उस टाइम उस क्वेश्चन पे क्या लग रहा था। ज़रूरी नहीं कि यही सेम लॉजिक आपका अगले क्वेश्चन पे लगे। ठीक, तो और सबसे मेन काम यही होता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। जो भी कोडिंग या डिकोडिंग यहाँ पर होती है तो उसको कितनी जल्दी पढ़ पाते हैं और उसको कर पाते हैं। तार्किक शक्ति का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो कोई फिक्स रूल नहीं होता। हो सकता है कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कोई और किसी और तरीके से बता रहा हो। ठीक है, इसका नंबरिंग करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1 है, 4 है, ये 9 है, ये 16 है, आप यहाँ गैप दे सकते हैं। एक 3 मिला यहाँ पर, 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप। ठीक है, यहाँ 7 का गैप, अगले में क्या होना चाहिए, 9 का गैप। 16 9 कितना होते हैं, 25, 25 पे क्या आता है, 22 आता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और इसमें दिया है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि मैजिक को उन्होंने ये लिख दिया तो केविन को वो क्या लिखेंगे ये हमें बताना था। ठीक है, तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से मैजिक को लिखना है और उसके नीचे जस्ट ये इस तरीके से आगे वाली टर्म को उतार देना। अब आप क्रॉस में देखना। ठीक है, यानी कि एम से एक डिक्रीज हुआ है एल, तो इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं केविन, तो सी से एक डिक्रीज होगा यानी कि बी आएगा यहाँ पर। इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ठीक है, एम एन बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए से जेड, यानी कि एक पीछे गया तो फिर से यहाँ ए से जेड होगा। और यहाँ देखें आई से एच, यानी कि एक पीछे गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर जा रहा है, एच आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एच। अब यहाँ पर ए होगा, यानी कि एम एच ए जेड बी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोड दे रखा है निश्चित कोड भाषा में, गुलाबी को उन्होंने सफ़ेद कह दिया, सफ़ेद को पीला कह दिया, इस तरीके से। और हमसे पूछा कि मानव का जो रक्त होता है वो किस रंग का होगा। फिर तो मानव का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग को क्या कहा गया है, लाल रंग को हरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप टिक बस आपको पढ़ना था और टिक कर देना था। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। ठीक, आगे सारे बारी बारी से करेंगे हम। 58 नंबर क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दी है, आप उसको ज़रूर देखें। बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो समझो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो था दी गई जानकारी को हमें पढ़ना है। अब ये इन्होंने बता दिया कि पी रुपए क्यू लिखा है, तो इसका मतलब है कि पी जो है वो क्यू की मात्रा है। और पी डॉलर क्यू लिखा है,
तो इसका मतलब पी क्यू का पति। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा जो है कोडिंग कर दी और फिर हमें ये क्वेश्चन बना के उन्होंने दे दिया और हमसे पूछ लिया कि वाई का एच के साथ जो है वो संबंध क्या है, ये हमें बताना है। तो दो तीन चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। और वो क्या रखनी है कि जो ट्राइंगल बनाएंगे वो हम किसके लिए बनाएंगे, मेल के लिए बनाएंगे, और जो सर्कल बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वो फीमेल के लिए, यानी कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़के और आदमियों के लिए ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एक्स जो है वो, ये जो रिलेशन दिया है समरूप का, इसका एच के वो क्या है, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन में देखो ये कोडिंग दे रखी है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो एच का पुत्र है। कौन, एक्स जो है वो एच का पुत्र है, ठीक है। तो इसको ट्राइंगल में बना लो, एक्स जो है वो एच का पुत्र है। फिर एच और रुपए डी का दे रखा है, तो एच और डी, यानी कि एच जो है वो डी की माँ है, एच जो है वो डी की माँ है, ठीक है। फिर डी डॉलर एच वाई दे रखा है, डी डॉलर वाई दे रखा है, यानी कि डी जो है वो वाई का, डी जो है वो वाई का पति है, डी जो है वो वाई का पति है। तो ये इसकी बीवी हो गई। अब इसने पूछा है कि y का h के साथ क्या संबंध है, y का h के साथ क्या संबंध है। तो ये सास बहू हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहू है, h की कौन है, y बहू है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है, ठीक है। 3 विवाहित पुत्र हैं इनके, 1 अविवाहित पुत्री है। तो फिर से मैं वही कहूँगा, तो ये अगर हम देखें, ये माता पिता हो गए, इनके बच्चे होंगे, और बच्चे कैसे हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी बीवी होगी, ठीक है। एक और पुत्र है, ये इसकी भी बीवी होगी, एक और पुत्र है, ये इसकी भी बीवी होगी, ठीक। और एक इनकी जो है वो लड़की भी है अविवाहित, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि पुत्रों में दो के दो पुत्रियां हैं, यानी कि इसकी 2 पुत्री और इसकी 2 पुत्री, और एक का 1 पुत्र है, ठीक है। तो मान लो कि ये इसका 1 पुत्र हो गया, ठीक। अब इसने पूछा है परिवार में पुरुषों की संख्या और जो महिलाओं की संख्या है उसका अनुपात, महिलाओं के सदस्यों की संख्या और पुरुषों की संख्या। तो सबसे पहले महिलाएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो हमारी होगी महिलाएं, और पुरुष देखें अगर हम 1 2 3 4 5, 5 पुरुष हैं, तो 9:5 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कथन निष्कर्ष वाला है, ठीक है। तो कथन दे रखा है हमारे पास, क्या है, कुछ पेपर जो हैं, कुछ पेपर यहाँ पर लिख लो, पेपर और ये पुस्तक, ठीक है। कुछ पेपर जो हैं वो पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या हैं, नोट्स हैं, ठीक। सभी पुस्तकें क्या हैं, नोट्स हैं। अब हमें निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, कोई पेपर एक नोट नहीं है, ठीक। और कोई नोट जो है वो, कुछ नोट पेपर हैं, तो कोई पेपर जो नोट नहीं है ये तो हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट जो है वो इसमें आ रहा है, तो हम ये कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ कि ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। कुछ पेपर जो हैं, कुछ नोट जो हैं वो पेपर हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पार्ट आ रहा है कुछ नोट्स का, वो पेपर में हो सकता है। तो ऑप्शन जो है वो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अब तक हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन अब देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्या द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको सब को लिखना होगा जैसे ये दे रखा ऑप्शन में, यानी कि 3 नंबर पे अगर हम देखें तो डी है, 2 नंबर पे ए है, ठीक है, और 5 नंबर पे क्या है, एच है, 6 नंबर पे क्या है, ई है, 8 नंबर पे क्या है, एस है, और 1 नंबर पे क्या है, आई है, 4 नंबर पे क्या है, ओ है, और 7 नंबर पे क्या है, एन है। तो सारे आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है, ये भी, और इसमें जब हम तीसरा वाला देखेंगे जो करेक्ट आंसर है इसका, वो है
देखो, ए, 3 पे डी, 5 पे एच, 6 पे ई, 8 पे एस, 1 पे आई, और 4 पे ओ, और 7 पे एन। ठीक है, तो एडेशन इसका मतलब होता है चिपकाना, ये करेक्ट वर्ड होगा। बाकी सारे जो बनेंगे वो वर्ड कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, चारों ऑप्शनों को फिट करके देखना होगा, फिर देखना होगा कि इसमें कौन सा सही वर्ड अंग्रेजी का बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटमेयर जो शब्द है इनके अक्षरों में ज्ञात करिए कि मतलब नाइटमेयर जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, उसमें हमें ये पता करना है कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो उतने ही क्रम में होना चाहिए जितना वो अल्फ़ाबेट की जो वर्णमाला है हमारी, यानी कि इंग्लिश में ABCD, उतना गैप जितना होता है वही इतना गैप इसमें किस में है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से, देखो N तो M नहीं, AR GH, अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा उसमें भी G के बाद H आता है और यहाँ पर भी G के बाद H ही लिखा है। ठीक है, तो एक तो ये वर्ड हो गया हमारा, और RS के बाद T आता है तो यहाँ ये नहीं होगा, और IHIJNMT, यहाँ पे देखिए J, I के बाद क्या आता है J, फिर K, फिर L, यानी कि 3 वर्ड बीच में होते हैं और यहाँ पर भी हमारे 3 ही वर्ड हैं, यानी कि एक वर्ड और मिल गया। तो टोटल कितने हैं नाइटमेयर के अंदर, ऐसे 2 वर्ड 2 जगह बन रहे हैं जो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल में जितना बनता था गैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये कथन और तर्क से है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ये कथन है। ठीक है, इस पर फिर तर्क दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा तर्क सही है। ठीक है, हाँ, भारत को उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है, नहीं सौर ऊर्जा, दूसरा जो है नहीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसमें भारत की कमी है। तो इसमें पहला वाला जो तर्क है, यानी कि हमें ये भी देखना होता है कि पॉजिटिव चीज़ किसमें से निकल रही है। ठीक है, तो पहला वाला तर्क जो है वो मजबूत है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक जानकारी दे रखी है और एक मापदंड दे रखे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के कि वो किस तरीके से किन लोगों को जॉब देंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर देंगे। इंजीनियरिंग स्नातक में यानी कि कम से कम 75% अंक होना चाहिए आपके जो इंजीनियरिंग है उसमें, और HSC में 80% आपके नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 75% और HSC में 80% नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 एक्सपीरियंस जो है कितने का चाहिए, 2 साल का चाहिए। ये सब हम नीचे लिख लेते हैं ताकि ये अभी हम स्क्रॉल करें तो हमें पता हो। इंजीनियरिंग में 75% और HSC में 80% और एक्सपीरियंस कितना चाहिए हमें, 2 साल का चाहिए। 3 वर्षों का बॉन्ड चाहिए, यानी कि 3 वर्षों तक कोई कंपनी नहीं छोड़ सकता, और 28 एज जो है 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और 21 से 28 हम लिख सकते हैं यहाँ, 21 से 28 होना चाहिए। ठीक, इतना डेटा उन्होंने ऊपर दिया। बाकी फिर उन्होंने कुछ ये भी कहा कि अगर 50% आपके इंजीनियरिंग में है और 70% जो है वो आपने HSC में प्राप्त किए हैं, तो कम से कम 3 वर्ष का आपका, 2 की जगह 3 का अगर अनुभव भी है, तो इस मामले में फिर वो क्या है, निदेशक को संदर्भित किया जाएगा और वो निदेशक के ऊपर होगा कि उसको जॉब पे रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। लेकिन नौकरी समय अवधि से पहले छोड़ने पर 1 लाख राशि का भुगतान करने को तैयार हो। अगर आप ऐसा हो कि ये सब चीज़ें हों, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और आप 3 साल जॉब नहीं करना चाहते बट 1 लाख रुपए दे के आप समय अवधि से पहले छोड़ना चाहते हैं, तब भी ये निदेशक को दिया जाएगा। फिर ये क्या है, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मामला DGM को संदर्भित किया जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तब भी क्या करेंगे, वो DGM को ये भेज देंगे। अब हमें ये सब डेटा पढ़ना है, अब आंसर करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न में उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। आपको प्रदान की गई जानकारी के उपरोक्त शर्तों पर आधार पर सूचीबद्ध कराए गए हैं। संदर्भ 1/2/2017 है। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा अन्य किसी चीज़ पर विचार नहीं करना है, यानी कि जो हमें जानकारी दी गई है उसी जानकारी के आधार पर हमें उत्तर देना है।
तो क्या है, दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सही बात है, और पिछले 1 वर्ष से सहायक इंजीनियर है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास 1 साल का, लेकिन हमें चाहिए कितने का, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। ठीक है, और स्नातक में 82% है, यानी कि यहाँ पास हो गई वो, और यहाँ भी 87% है, यहाँ भी पास हो गई, और अभी 25 वर्ष की उम्र जो है उन्होंने पूरी की है, यहाँ भी वो पास हो गई। लेकिन क्या है, उनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और जो एक्सेप्शनल कंडीशन थी उसमें भी वो फिट नहीं हो रही है। तो डेट मीन उम्मीदवार का फिर चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमें आंसर करना था 4 में। तो इसका मतलब उनका चयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का है, 2 साल का नहीं। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अश्वनी के पास ये एक पैटर्न है, ठीक है, 5 वर्ग हैं, और इसमें से विषम वाला हमें देखना है, यानी कि 4 एक से हैं और 5वां जो है वो अलग होगा। तो अगर हम ये देखें, देखो ये अपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है, ये भी देखो अपोजिट साइड है, यहाँ भी ये अपोजिट साइड है, यहाँ भी ये अगर देखें तो ये एक साइड है, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, ये एक ही साइड है, यानी कि चौथा वाला जो क्वेश्चन होगा वो सी वाला ऑप्शन इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्राफ से है, ठीक है, तो ग्राफ की हमें स्टडी करनी थी और इसका आंसर करना है। ठीक, तो हमें करना क्या है, कक्षा 10 और 11 के परिणामों को जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप 720 या 1080 पे करेंगे तो ये क्लियर होगा, मतलब पिक्सल जो है यूट्यूब पर आते हैं। ठीक है, इन पे देखना 720 या 1080 पे, तो ये क्लियर होगा। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो गाइस जैसा कि ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है, ठीक है, पिक्चर सही नहीं थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। 2005-6 में देखे तो 75-80 था, 6-7 में 95-85, और 2007-8 में दोनों का 90 था, 2008-9 में 85-95 था, और 2009-10 में अगर हम देखें तो 95 और 97.5 था। तो हमें बताना था कि किस ईयर दोनों को मिला के मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा था। तो मैंने यहाँ कैलकुलेट भी कर दिया ताकि जो समय है वो बच सके हमारा। 155 इन दोनों का हुआ, ठीक है, यहाँ पर 180, इसमें भी 180 और इसमें भी 180, और लास्ट वाला यानी कि 2009 से 10 में ये 192.5 होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर, जैसे अनुक्रम दे रखा है, तो जिस ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसमें क्या करना, किस तरीके से इसको हिट करना होता है, इसका गैप निकाल लेना। ठीक है, गैप से हमेशा होता है, या फिर कुछ और अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो वो कर लेना। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्लियरली क्या दिख रहा है, 12×3=36 होते हैं, यानी कि 3 से गुणा हुई है और 3 माइनस कर दिए, तो 12×3=36 माइनस 3 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 3 से गुणा करूंगा, 3 माइनस करूंगा, 33×3=99 होते हैं, 99 में से 3 घटा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करूंगा, गुणा 3 माइनस 3, ऐसे ही यहाँ। तो लास्ट वाले में क्या करना है, 3 से गुणा करना है हमें, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, हाथ से लगाए 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो 2556 आ जाएगा। फिर क्या करना है, माइनस का 3 करना है, तो 6 में से 3 जाएंगे 3 5 5 2, यानी कि 2553 जो होगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप गैप कर लें, गैप से भी आंसर आ जाएगा, या फिर आपको क्लियरली कुछ दिख रहा है कि कुछ इसमें पैटर्न चल रहा है, तो आप वो भी हिट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर या फिर फिक्स कोई रूल नहीं होता, कुछ भी आ सकता है आपके माइंड में और वो किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है उसमें। स्क्वायर का गैप हो सकता है, स्क्वायर का ऐड करके क्यूब माइनस कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका काम है उस चीज़ को पकड़ना, कितनी तेज़ी से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 4 9 26 105 और 524। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और नेक्स्ट नंबर जो है वो हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ गैप करने की सोचूं एक बार, तो 5 का गैप होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 6 17 9 3 27 4 दूनी 8 प्लस 1। ठीक ठीक, तो गाइज इसमें हो क्या रहा है, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या किया इन्होंने, पहले तो गुणा की, 4 दूनी 8 प्लस का 1 किया। फिर इस वाले में क्या किया उन्होंने, पहले गुणा की 1 बढ़ा के, यहाँ हमने 2 से की थी, यहाँ फिर 1 बढ़ाएंगे, 9 3 27 और माइनस 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, 3 से गुणा की थी, यहाँ 4 से करेंगे, और 4 की गुणा जब करेंगे तो 104 प्लस 1। ठीक है,
अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, 5 से गुणा करना है और -1 करना है। तो 5 से गुणा करेंगे, देखो 5 25 और 1 माइनस हुआ तो 524 आ गया। अब क्या करना है, 5 से नहीं, अब 6 से करना है, ठीक है। और क्या करना है, नीचे +1 करना है। तो 6 चौका 24 होते हैं, हाथ से लगा 1, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है। और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 45, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो कुछ भी चल सकता है, वो आपको पकड़ना होगा। निम्न इसमें भी हमें नेक्स्ट बताना है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले तो नंबरों को ही देख लें। नंबर तो अच्छा, इसमें अल्फ़ाबेट तो सेम ही सबके आ रहे हैं, बस हमको नंबर देखना है, ठीक है। तो अगर नंबर देखूं, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7। अगर हम पावर पर देखें, ध्यान दें, ठीक है, तो ये क्या है, ऑड नंबर वाली चल रही है। इसका मतलब नेक्स्ट वाली पावर क्या आएगी नंबर की, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितनी होती है, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512, यानी कि आर 512 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए सी, और फिर से इसमें हमें वही देखना है, ठीक है। तो बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो एफ का कोई है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, और ये सही होगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं, वरना आप पेपर में मत करना चेक, क्योंकि आपका समय ही बर्बाद होगा, आंसर आपका यही निकल के आएगा। देखो सब में ए आ रहा है, तो ए आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो सी के बाद बी हो रहा है और ई के बाद डी हो रहा है, ठीक है। सी बी सी ई एफ, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आपको क्लियर दिखे, ताकि ये लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ सब, ठीक है। यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ई है और यहाँ डी है, ठीक है। यहाँ देखिए सी के बाद बी हुआ, यानी कि -1 का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि ये 3 नंबर पे होता है, ये 2 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, ये 4 नंबर पे। यहाँ देखें 2 से कितना हुआ, +3 हुआ है। फिर यहाँ क्या हुआ, -1 हुआ। तो अब क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। डेट मीन आपका जी आना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। एग्जाम में आपको एक ही चेक करना है, अभी समय हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। पूरा नहीं करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन में पहला वाला एक ही मिलता है ऑप्शन, तो आप उसी को टिक करके आगे निकल जाएं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आगे बढ़ेंगे। और 71 क्वेश्चन जो है वो है इसमें निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। संख्या 2 के कितने बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, यानी कि 2 के बाद यहाँ पर 21 ऐसा होना चाहिए, 23 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 27 होना चाहिए या फिर 29 होना चाहिए। ये कितने, ये नंबर ऐसे कितने हैं, तो वही देखना है। 2 कहाँ कहाँ है, देखो एक ये 23 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 26 से ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आ गई है। 25 हो गया, यहाँ 24 हो गया, ठीक है। तो 4 बार ऐसी संख्या आई है जहाँ पर 2 के बाद विषम नंबर है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाए, ठीक है, जो हमारी डिजिट दे रखी है 6 2 9, ये पूरा का पूरा नंबर है, इसमें से हर डिजिट में से जो विषम है उसमें से एक अंक घटाया जाए और जो सम है उसमें एक अंक जोड़ा जाए। तो हमें बताना है जो नया नंबर बनेगा उनमें कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा, सेकंड नंबर पे होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा अभी जो है उन्हीं को देख लेते हैं, 2 नंबरों को, उन्हीं में से ही उच्चतम और न्यूनतम पता लग जाएगा हमें। यानी कि मैक्सिमम कितना है अभी हमारा 989 है और एक 812 है, ठीक है। उसने बोला है कि जो ऑड नंबर है उसमें से एक घटा दो, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और सम में जोड़ दो, 8 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 8 हो जाएगा। यानी कि जो 989 था, 989 नंबर था, वो 898 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 8 और ये 0 और ये होगा 3, 903, ठीक है। तो जो हमसे सेकंड वाला पूछा है, अब जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, मैक्सिमम में सेकंड पूछा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर वाला पूछा है, यानी कि 898, बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना है। 73 में दे रखा है कि गुणा का अर्थ योग हो,
ठीक है, इस तरीके से कोडिंग दे रखी है। अब हमको ये बताना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले तो हम नए वाले फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में वो कह रहा है। तो प्लस को हमने क्या बोला है, गुणा बोला है, तो यहाँ गुणा लिख देंगे 12। माइनस को क्या बोला है, उसने भाग बोला है, तो भाग का साइन लगा देंगे 3। और भाग को उसने क्या बोला है, घटाव बोला है, तो घटाव का साइन लगा देंगे 4। गुणा को उसने प्लस बोला है तो 2 लिख देंगे, और माइनस को उसने भाग बोला है तो भाग लिख देंगे, और प्लस को उसने गुणा बोला है तो गुणा लिख देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब ये बन गया तो हमने 4/5 में ये सब चीज़ें हैं, बॉडमास का रूल आता है, तो बॉडमास का रूल यहाँ फॉलो होगा, यानी कि ब्रैकेट ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद डिवाइड होता है, तो डिवाइड 2 जगह हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी पे कहीं नहीं हो रहा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। तो डिवाइड कर लेंगे, 3 चौका 12 होते हैं, 12 लिख दिए, 4 लिख दिया, -4 प्लस यहाँ डिवाइड हुई तो यहाँ 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1। इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है। तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ गया, -4 प्लस 1 × 1 यानी कि 1। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है, तो 481 हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया, 481 में 4 जाएंगे तो 477 बचेंगे। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बॉडमास से हमें करना था, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ये 4th 5th क्लास की बातें हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करना पड़ेगी हमको। ठीक है, तो अदला बदली हम करके देखते हैं। तो इसमें तो हमें फिर चारों ऑप्शन ही चेक करना होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 प्लस को हमें केवल माइनस करना है, बाकी सब ऐसे ही रखना है, माइनस को प्लस करना है। ठीक है, माइनस को प्लस करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि -1 आएगा नहीं आएगा ये सॉल्व करके। तो 5 - 3 × 4 प्लस 2 छक्का 12, 5 - 4 × 12 प्लस 6, फिर ऐड करना है, यानी कि 6 5 11 -12 और माइनस का 1। तो यहीं पे पहला ऑप्शन से ही हमारा ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, -1 आ गया, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें हमसे बोला गया है कि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है तो वो कैसी होती है, अल्फ़ाबेटिकल होती है, यानी कि ए वाले पहले होंगे, बी वाले बाद में आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले, फिर ई वाले, तो इस तरीके से होते हैं। तो इसको हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो देखो आर तो सब में सेम है, तो सब सेम ही है, ई भी सब में सेम है। अब यहाँ से चेंज हो रहे हैं, तो एस के बाद बी आता है, यानी कि अभी ए जो है वो एक इससे पहले आएगा, एम एस से पहले आता है तो अब ये पहले आ जाएगा। ठीक है, और जी, तो जी सबसे पहले आएगा, क्योंकि जी सबसे पहले होता है, तो 6 नंबर जो है रिग्रेट वो सबसे पहले होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एम आएगा, यानी कि 6 3। ठीक है, यानी कि ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब बचा पी वाले और बी वाले। ठीक है, तो पी जो है वो एस से भी पहले आएगा, तो यानी कि ये 4 और 5 में से पहले आएंगे। फिर पी के बाद आगे देखें हम, क्योंकि दोनों पी के हैं तो आगे चेक करना पड़ेगा हमें, ई है। ठीक है, ई के बाद यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अब लास्ट वाले में ये एल है, ये टी है, तो एल पहले आएगा टी से, तो 5 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर बाद में आएगा टी का। तो 63 54 किसी में बनना है, इन दो में बनना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि यहीं तक आधे में ही चेक करके हमें पता लग जाता है, ऑप्शन अलग अलग होते हैं। यहाँ सेम बनने हैं, तो अब लास्ट वाले में हम चेक कर लेते हैं पहले दूसरा कौन सा आएगा। अब हमारे पास रिस्पॉन्ड और रिवाइज हो गया, तो हमने यहाँ देखा वी जो है वो लास्ट में आएगा, एस पहले आता है, वी बाद में आता है, तो एस पहले आ जाएगा, वी बाद में आएगा, यानी कि 1 2 वी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आधे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और 34 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है, यानी कि 25 क्वेश्चन हमने 34 मिनट में सॉल्व कर लिए। ये मैं इसलिए भी थोड़ा धीरे हो रहा है कि आपको समझाने की वजह से। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए। जो जिन्होंने रीजनिंग नहीं की है तो उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी समझने में और सीखने में, थोड़ा आपको मॉक टेस्ट बराबर लगाते रहने हैं। आप हमारा चैनल जो है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पर हो तो टेलीग्राम पर सर्च करिए एग्जाम गुरुजी टीम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। टर्बुलेंस एक शब्द दे रखा है। ठीक है, इसमें पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर 10वीं लेटर के साथ बदलता है, और इत्यादि, तब नवनिर्मित। ठीक है, ऐसे हमको बदलना होते हैं, बदलेंगे
यानी कि पहला टी की जगह ई लिख देंगे और ई की जगह टी लिख देंगे, ऐसे हमको चेंज करना है, इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ 10 भी नहीं है, ये 9th लेटर है। ठीक है, इंग्लिश में इसका करेक्ट वर्जन है। ये भी देख लेना आप, अभी लेखपाल के एग्जाम में भी एक दिक्कत हुई है, इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत दे रखा था, उज्ज्वला वाला। ठीक है, वो उज्ज्वला जो स्कीम थी वो सिलेंडर वाली दे रखी थी इंग्लिश में, और जबकि उज्ज्वला तो हिंदी में दोनों तरीके से सही लिखा जाएगा, चाहे वो एक ए का फर्क था उसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना, इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप नमी लिख दो। ठीक है, नवी लेटर, नवा लेटर, दूसरा लेटर नवा लेटर के साथ बदलता है। ठीक है, तो जो नया वर्ड बनेगा उसमें बी के बाद कौन आएगा, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं, ई, यहाँ टी लिख देते हैं, फिर ये यू है और ये सी है, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ यू आएगा। ठीक है, आर और एन। ठीक है, तो यहाँ एन आएगा, यहाँ आर आएगा, बी और ई, तो यहाँ ई आएगा और यहाँ बी आएगा। अब आपको एल और यू पूरा ही लिख लो। ठीक है, बी के बाद पूछा है तो बी के बाद कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। विक्ट्री प्लान एक वर्ड दे रखा है हमें, इसमें क्या करना है हमें, पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर सभी स्वर्णों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट जो हैं वो सारे एक साथ पहले करे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, और फिर जो वॉवेल हैं वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाएंगे। फिर हमें बताना है बी के बाएं से चौथे दाईं दूसरा कौन सा है। तो पहले हमारा सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वॉवेल हैं वो कौन कौन से हैं। ए है और कोई नहीं है, ये वाई है। ठीक है, 4 वॉवेल दे रखे हैं, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट हमें सबसे पहले लिखना है, तो वी से पहले सबसे पहले तो सी आएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, सी आ गया, सी के बाद क्या आ सकता है, आर आ सकता है, आर से पहले पी आएगा और पी से पहले एन आएगा, तो एन पी, यानी कि एन भी हो गया और पी हो गया, और इससे पहले एल आ जाएगा यहाँ पर, एल। ठीक है, सी एल एन पी, फिर क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद टी आएगा और टी के बाद वी आ जाएगा। अब रहेगा वॉवेल, वॉवेल में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद ए ई आई ओ यू है नहीं वाई, तो ये वर्ड बन गया। अब हमें क्या बताना है, बी से बाएं विच लेटर, अच्छा ये बी दिया ही नहीं, देखो फिर से यहाँ पर हिंदी में गड़बड़ है, विच लेटर विल वी लिखा है, वी लिख दिया। भाई मैं कहूँ कि इसमें वी तो है नहीं और वी से पूछ रहा है, विच लेटर विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट पे फोर्थ ये है, फिर इसके राइट चलना है हमें, विच विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ। ठीक ठीक, तो बी से यहाँ से बी तो छोड़ दो, राइट सेकंड बताना है हमें। ठीक है, तो फोर्थ पे तो हम आगे पी है, अब इसका राइट कौन सा होगा, सेकंड वाला राइट इसका ये होगा टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बाएं से चौथा पी, उसके दाईं ओर दूसरा टी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और ये हमें पढ़ना है। कुछ कोडिंग दे रखी है निम्नलिखित कूट भाषा में। ठीक है, कूट भाषा मतलब कोड लैंग्वेज में, घड़ी के प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है, क्या प्रतिनिधित्व करता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, मैं नीचे लिख लूँ थोड़ा सा ऊपर करके, परसेंट का मतलब है दो पे है, मतलब या तो घंटे वाली या मिनट वाली सुई। ठीक है, और प्लस का मतलब है 5 पे है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन मार्क का मतलब है 3 पर है, और बड़े का मतलब है 4 पर, मतलब है 12, समरूप का मतलब 8 पर है। ठीक है, ये सब दे रखा है इन्होंने, इतनी कोडिंग दी है। अब ध्यान दें, यदि 2 प्रतीक दिए जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से, ठीक है,
पहला प्रतीक जो होगा वो घंटे का होगा और दूसरा प्रतीक जो होगा वो मिनट का होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे कि इन्होंने ये बताया भी, जैसे ये दिया इन्होंने छोटे वाला और समरूप वाला, तो इसका छोटा वाला किस पे है, देखो 4 पे है, तो पहले सबसे पहले 4 बजे लिखा है इन्होंने। फिर ये समरूप वाला दिया है यानी कि 8 पे सुई है, इसका मतलब 8 पे कब होती है, 40 मिनट जब होती हैं। ठीक है, तो 4:40 हो गया। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो ट्रेन डी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की समान गति से यात्रा करती है और किस टाइम, देखो परसेंटेज और ये छोटा वाला, तो परसेंटेज कितना है 2 बज के और छोटा वाला कितना है 4 पे कब होती है, यानी कि 20 मिनट पे ट्रेन चली। कहाँ से, लखनऊ के लिए आगरा से, आगरा से लखनऊ के लिए चली, आगरा से लखनऊ के लिए कब चली, 2:20 पे। ठीक है, फिर ट्रेन एफ जो है वो लखनऊ से आगरा के लिए चली, लखनऊ से आगरा के लिए एक ट्रेन उधर से चली और वो कब चली, ये देखो ये समरूप वाला है, समरूप वाला इसका मतलब 8 बजे चली और परसेंटेज का मतलब है 2, यानी कि 8:10 पे चली वो। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। हाँ देखो, ये देखो गड़बड़ है क्योंकि इतना लंबा गैप से नहीं चलती, कभी क्वेश्चन जो होगा वो क्लोज में होगा। तो परसेंटेज यहाँ पहले है, परसेंट पहले है और ये बाद में है। तो 2 बजे और समरूप का मतलब है 8, यानी कि 40 मिनट पे चली है। ठीक, हिंदी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। आई थिंक ये तो पेपर तो आयोग की तरफ से ही है, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ ना की हो, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी इसमें। फिर क्या किया उन्होंने, एक शर्त और दे दी है कि ट्रेन एफ जो है यानी कि जो बाद में चल रही है वो ट्रेन डी यानी कि पहले वाली ट्रेन की तुलना में 1/3 तेज है। ठीक है, अगर आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है, 138 किलोमीटर है। कितनी है, 138 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कौन से समय में मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हमें टाइम दोनों का सेम करना पड़ेगा, यानी कि जो 20 मिनट पे चली है और ये 40 मिनट पे चली है, 20 मिनट का गैप आ रहा है। इसमें हमें पता लगाना है कि वो ट्रेन कितनी दूरी चल चुकी है। ठीक है, तो अगर ये दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम जब किलोमीटर पर सेकेंड में बनाएंगे, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है ये डेटा, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन पहली वाली चल रही है। दूसरा वाला रिलेशन भी यहाँ से निकल सकता है, 1/3 तेज है, तो 36 और 1/3 का मतलब 4/3, 12 और चौका 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी वाली चल रही है। ठीक है, पहली वाली 36 चल रही है और दूसरी वाली 48 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब इन्होंने 20 मिनट का हमें निकालना है कि 20 मिनट में पहली वाली कितनी चलेगी। तो 60 मिनट में जब वो 36 किलोमीटर चल सकती है तो 20 मिनट में कितनी चलेगी, 36/60 गुणा 20, 20 3 60 और 30, यानी कि 12 किलोमीटर वो ट्रेन पहले ही चल चुकी है। तो 12 किलोमीटर हम निकाल देंगे, 8 में से 2 गए, बचे 6, 3 में से 1 गया 2, और 126 किलोमीटर अभी भी उन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बची हुई है। अब क्या करेंगे, दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय का हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 126 ये है और आमने सामने से जब भी ट्रेनें आती हैं तो जो स्पीड होती है उनकी वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 36 और 48 कितना होगा, 8 6 14, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, इतना टाइम लगेगा उनको मिलने में। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 4, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, चौक 12, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी कि 3/2 घंटा। इसका मतलब 1.5 घंटा उनको लगेगा। कब से, 2:40, क्योंकि अब तो टाइम हमने सेम कर लिया है, तो 2:40 के बाद उनको अभी 1.5 घंटा लगना है। तो 1.5 घंटा लगना है, यानी कि 3:40 3:40 4:10 पे वो मिल लेंगी अपने। ठीक है, अब 4:10 को हमें लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ तो भैया कोडिंग में दे रखा है, यहाँ टाइम वैसे थोड़ी दे रखा है। तो 4 को हमने क्या माना है, ये माना है, यानी कि ये लिखेंगे। फिर 10 मिनट, 10 मिनट कब होते हैं,
जब 2 पे होती है। कब होती है? जब 2 पे होती है। तो 2 पे कब है? परसेंटेज। तो परसेंटेज, तो इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई हो तो आप नीचे कमेंट में अपनी जो भी दिक्कत हुई है वो आप लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, वहाँ भी आप ज्वाइन करके अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखें। ठीक है, आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर होगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में मैथ भी लगी है, तो बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए सभी चीज़ों की, क्योंकि क्वेश्चन में जीएस भी पूछ लेता है, रीजनिंग में मैथ के भी डाल देता है, सभी तरीके के। अब ये इन्होंने एक कूट भाषा दे दी है हमें, और उसमें पूछा है कि जो इन्वेस्ट एफर्ट टू एनर्जी, इसके लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले, देखो इस वाले में देखें ओनली एनर्जी एंड मनी, ओनली एनर्जी एंड मनी, और इसमें मनी और एंड दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मनी और एंड के लिए कोड क्या हुआ है। ठीक है, तो इनका कोड अगर हम चेक करें, दोनों में सेम, देखो टी है, टा, और क्या है सेम, एम आर। ठीक है, टा और एम आर जो है मनी और उसका किसका निकल गया, एंड का निकल गया। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो क्या बचा यहाँ, ओनली बचा और एनर्जी बचा। इसका कोड क्या बचा फिर, टा और एम आर निकल गया, तो एफ पी बचा और यू एक्स बचा। ठीक है, क्लियर। और इन्वेस्ट और एफर्ट का देखें, इन्वेस्ट और एफर्ट का, इन दोनों कोड क्या बचा यहाँ पर, हाई बचा और जीई बचा। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, देखो इन्वेस्ट और एफर्ट का साथ में एनर्जी, तो हमको पता है हाई और जीई तो होगा ही होगा, जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इतनी बात तो हमें क्लियर हो चुकी है। तो हम क्यों ना इन्हीं को तलाश करें। देखो हाई इसके अंदर है लेकिन जीई नहीं है, नहीं होगा। इसमें तो ना हाई है ना जीई है, तो ये भी नहीं होगा। टा, इसमें भी हाई और जीई नहीं है। देखो हाई यहाँ पर है, जीई यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक, एक चीज़ और, हमने एनर्जी का है, तो इसमें से यू एक्स या एफ पी में से एक होना चाहिए। देखो यू एक्स भी यहाँ मौजूद है, इसका मतलब एनर्जी का जो है वो यू एक्स हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमको डिकोड करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा डिकोड करना है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एक दो में ही, तो वहाँ भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक निश्चित कोड में लॉन्गर को उन्होंने क्या लिख दिया, क्यू डी एफ एम एन के लिख दिया है, और टाइगर को कैसे लिखेंगे इसी कोड में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लॉन्गर क्यू डी एफ एम एन के। ठीक है, अब यहाँ लास्ट वाले से देखो, बिल्कुल के एल। ठीक है, या फिर ये समझ सकते हैं कि एक माइनस हो रहा है, या फिर ये समझ सकते हैं कि ये नीचे से एक प्लस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ओ लास्ट वाले से मिलाएंगे, सेम ऐसे करेंगे। ठीक, और ये, ठीक है, क्यू आर, तो या तो हम कह सकते हैं माइनस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट वाले से प्लस हो रहा है। तो अगर हम देखें टाइगर को, टी आई जी ई आर। ठीक है, तो इसका यहाँ आएगा, तो क्या आएगा, पी क्यू आर, यानी कि क्यू आएगा। इसका क्या आएगा, डी ई आएगा, एफ जी आता है, यानी कि एफ आएगा यहाँ पर, एच, और यहाँ पर आर एस एस टी। ठीक है, तो क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी है, फिर से वही ब्लड रिलेशन का, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया।
ठीक है, यहाँ पर सारा रिलेशन दे रखा है और हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो x% p बोल रहा है, x% p बोल रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन पे है, तो x% p है, यानी कि x जो है वो p का दामाद है। x जो है वो p का दामाद है। तो p का जेंडर तो अभी पता नहीं लगा, लेकिन दामाद क्या है, दामाद तो लड़का होगा, तो इसलिए हमने ट्रायंगल बना लिया। फिर क्या है, p माइनस सी, यानी कि इस वाली लाइन में p माइनस सी, तो c जो है वो p की पत्नी है, c जो है वो p की पत्नी है। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, अब पूछा क्या है ये हमें देखना है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नों के चिन्ह के स्थान पर कौन से दो प्रतीक आएंगे, ये देखने के लिए कि जो ई है वो एक्स की पत्नी है। तो ये तो बात इन्होंने क्लियर कर दी कि ई जो है वो एक्स की पत्नी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बचा अब डी, ये डी तो बचा, ई का तो क्लियर इन्होंने करा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ई जो है वो जेंडर उसका क्या होगा, फीमेल ही होगा जब पत्नी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमें जो है वो साइन लगाना है ताकि ये ई जो है वो एक्स की पत्नी बन जाए। तो भैया डी, सबसे पहले तो हमें डी से भिड़ना पड़ेगा। डी को क्या बनाना पड़ेगा, इनका भाई या बेटा, भाई बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसका बेटा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, प्लस में एल जो है एम का बेटा है। तो अगर हम यहाँ प्लस लगा दें तो इसका मतलब सी जो है वो डी का बेटा है। ठीक है, डी जो है वो सी का बेटा है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लगेगा प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो सी प्लस डी का मतलब है जो डी है वो, क्योंकि बाद वाला पहले आ रहा है ना, डी जो है वो सी का बेटा है। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बहन इसकी बनाएंगे हम, तो ये वाला लगाएंगे यानी कि हैश वाला। तभी तो हम कह सकते हैं कि डी, यहाँ हैश लग गया, डी और हैश ई हो गया, यानी कि डी और यहाँ ई है, यहाँ पर हैश है, तो हम कह सकते हैं कि ई जो है वो डी की इकलौती बहन है। ठीक, तो प्लस और हैश यानी कि किसमें, सी वाले ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, 82 क्वेश्चन, ये एक दो क्वेश्चन ही है, थोड़े लंबे हैं और इनको पढ़ना है, रीडिंग करना है, फिर हमें आंसर करने हैं। ये भी ब्लड रिलेशन से लगभग मिलता जुलता है। आपको क्वेश्चन जो है वो सही से दिखे, इसलिए मैंने आपको इस रूप में ये कर दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगी लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लियर और सही समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। जब मंदिरा सिंह अपने एमबीबीएस कोर्स में टॉप किया तो वो मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली अपने परिवार की 7वीं सदस्य बन गई है। ठीक है, 7th, यानी कि इससे पहले 6 डॉक्टर पहले ही हैं उनके परिवार में। अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनिश, संचित, रुचिका और विनीता सबई मान सिंह जो है वो अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र की मंदिरा सिंह है, उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। तीनों पीढ़ियों के जो परिवार हैं वो इस प्रकार हैं, 2 युगल जोड़ी हैं और भाई और बहनों के 2 जोड़े हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2 चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक है, दंत चिकित्सक, 2 दंत चिकित्सक हैं यानी कि डेंटिस्ट हैं, 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई भी महिला जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो मेल हैं। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति जो है, ये अंडरलाइन करना है, एक दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी जो कपल है, मैरिड है, वो डेंटिस्ट नहीं है। ठीक है, तन्मय जो है वो नीरजा का पुत्र है। ठीक है, यहां से अब स्टार्ट करते हैं हम। ये नीरजा आ गई, नीरजा के नीचे तन्मय आ गया। ठीक है, तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संचित जो है वो मोनिश का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है। अब नीरजा का पुत्र है। ठीक है, मोनिश एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिश
और विनीता परिवार में जो है वो सबसे बड़े हैं, यानी कि तीसरी पीढ़ी के होंगे। कौन? मोनिश और विनीता, ये तीसरी पीढ़ी के होंगे क्योंकि सबसे बड़े हैं। मंदिरा सिंह जो है वो संजीत की बेटी है, जबकि रुचिका जो है वो नीरजा की ननद भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है और भाभी भी हो सकती है। तो यहाँ बोला गया है 2 युगल जोड़ी हैं और भाई बहनों के 2 जोड़े हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ये इनके कोई हस्बैंड हैं, उनकी बहन होंगी, हो सकती हैं। ठीक है, ननद दे रखा है तो यहाँ रुचिका लिख लेते हैं। ठीक है, और मंदिरा जो है वो संचित की बेटी हैं। यहाँ संचित आ गया, यहाँ मंदिरा आ गया, इनकी बहन होंगी। तो ये कितने हो गए? 6 एक 7 हो गए भैया। ठीक है, 7 लोग जो हैं वो डॉक्टर हो चुके हैं। ये 2 भाई बहन के जोड़े हो गए। ठीक है, 2 कपल भी हो गए, ये हस्बैंड वाइफ। ठीक, तो हमारा जो चार्ट बनेगा ब्लड रिलेशन का वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब हम कर लेते हैं बात ऑन्कोलॉजिस्ट की। तो ये तो सब हो गए ऑन्कोलॉजिस्ट क्योंकि मेल है। ठीक है, फिर करते हैं बात डेंटिस्ट की कि डेंटिस्ट कौन होगा। तो डेंटिस्ट उसने बोला है कोई भी मैरिड नहीं होगा, तो इसमें से ये जो बचे ये मैरिड वाले डेंटिस्ट नहीं होंगे। तो डेंटिस्ट कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकती है रुचिका, मंदिरा, या फिर ये भी हो सकता है डेंटिस्ट। ठीक है, 2 ही होंगे तो 2 में से इनमें से कोई होगा। फिर उसने क्या बोला है, जो है क्या, ये विनीता जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। अब भैया ये न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट कौन होगा? सॉरी, किसका दे रखा है? विनीता परिवार में सबसे बड़ी है। ठीक है, विनीता यानी कि ये न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो ये न्यूरोलॉजिस्ट हो सकती है फिर नीरजा। ठीक है, जब ये नहीं है, अब क्या बचा? 2 दंत चिकित्सक हो गए, 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, 1 न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, 1 चिकित्सक है। तो और हमारे ऑप्शन जो थे वो थे मंदिरा, नीरजा, विनीता और रुचिका। तो देखो मंदिरा भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और रुचिका भी हो गया और नीरजा भी हो गया। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है क्योंकि जेंट्स का दे नहीं रखा है, तो फिर यही होगा। विनीता जो है वो करेक्ट आंसर होगा, वो एक फिजिशियन होगी। ठीक है, चिकित्सक मतलब फिजिशियन। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर बोल रहा है कि दी गई जानकारी को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है और यहाँ पर बू नहीं है, बहू है। बहुत ज़्यादा गलतियां थी हिंदी में। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, मतलब वही ब्लड रिलेशन का, और उसके आंसर करने हैं। ई जो है वो बी का एकमात्र पोता है। ई जो है बी का पोता है, तो यानी कि ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा ये। यहाँ से ये इनके कोई फादर होंगे और इनके भी फादर होंगे जिनका नाम है बी। अच्छा, इनका भी जेंडर नहीं क्लियर है तो बी लिख दो यहाँ पर। बी का पोता हो गया ई। ठीक है, डी जो है ई के 2 मामाओं में से एक है। जी और डी जो हैं एक पुरुष हैं। बी के बच्चे एफ हैं, डी के पिता एच हैं और जी के पति ये हैं। ठीक ठीक ठीक, ये गड़बड़ हो गई, पहली लाइन मिस हो गई थी। पहली लाइन क्या है? सी जो है वो जी की बहू है। जी जो है इनकी बहू कौन है? इनका कोई लड़का होगा और उसकी बहू कौन होगी? सी होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन बन रहा है इनका। ठीक है, अब देखो जी या सी से कोई मैच करता हो। जी और डी में से एक पुरुष है, यानी कि ये पुरुष हो सकता है या फिर डी जो होगा वो पुरुष होगा। डी के बारे में भी कुछ पता नहीं है हमें तो स्किप कर देंगे। एफ डी के पिता हैं। ठीक है, एफ डी का भी नहीं पता। एच जो है वो जी के पति हैं। एच जो है वो जी के पति हैं, तो ये इसका मतलब कौन है? एच जो है वो जी के पति हैं। ये फीमेल हो गई तो डी जो होगा वो मेल होगा।
ठीक है कोई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, ई जो है बी का एकमात्र पोता है, पोता है, डी ई, ठीक है, ई इज ओनली बी ग्रैंड चाइल्ड। ठीक ठीक, कहाँ से रिलेशन बना सकते हैं और, तो गाइज यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ अजम्पशन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्लियर नहीं दे रखा है सब कुछ। तो मान लेंगे कि यहाँ पर बी बैठा है और इसका पोता जो है ई है, ठीक है, तो ई इसकी वाइफ हो गई, क्लियर। ई जो है बी का एकमात्र पोता है, डी जो है वो ई के दो मामाओं में से एक है, दो मामा में से एक है, मैटरनल अंकल, ठीक है। तो डी यहाँ पर आ जाएगा और ट्राइंगल के अंदर आएगा, ठीक है, डी जो है वो मामा बन जाएगा, दो मामा बनेंगे इसके, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, एफ जो है वो डी का पिता है, एफ जो है वो डी का पिता है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ ये पोता, हाँ सही है, ये इनके फादर होंगे, पोता मतलब ये नवासा है, ठीक है। एफ जो है वो डी का पिता है, यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में रिलेशन बनेगा, ठीक है। ये पत्नी बन जाएंगी, जब पिता है ये तो इनके, ठीक है, इनका एक लड़का और होगा ए, ठीक। तो ए यहाँ गया, एक मामा, ये हमारा चार्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। दूसरी पीढ़ी में दो पुरुष हैं, अगर हम देखें तो एक दो तीन, दूसरी पीढ़ी में कितने हैं, तीन पुरुष हैं, तो ये हो गया हमारा गलत। ए जो है वो एच की ननद जेठानी भाभी है, ए कहाँ है, ए एच की ननद भाभी जेठानी नहीं है, ये इनका होगा साला, ठीक है। तो ये साले साहब हैं। परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, बिल्कुल कह सकते हैं हम गिन के, एक दो तीन, ये है तीन, और एक दो तीन चार पाँच, पांच पुरुष हैं, यानी कि पाँच तीन का रेशियो, तो समान तो नहीं हो सकते। ऑप्शन बचा अब एक ही, देख लेते हैं चेक करके, वैसे तो यही सही होना चाहिए। सी जो है वो एफ के पोते की पत्नी या नाती की पत्नी है, सी जो है वो एफ के पोते की पत्नी या नाती की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है ये। इनके जो नाती हैं यानी कि नवासा जिसको बोलते हैं लड़की के बेटे को, डी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे बस, जो टाइम टेकिंग थे, बाकी तो सब इजी था। अगला क्वेश्चन है, चूहा कृतंक है यानी कि रैट, रोडेंट है, तो ऐसे ही वेल जो है वो स्तन प्राणी है यानी कि मैमल है, ठीक। ये हमें कथन निष्कर्ष दिया है, कुछ चूहे जो हैं वो सफेद हैं, तो कुछ चूहे सफेद कर लेते हैं हम, ठीक है, कुछ चूहे, कुछ सफेद जो है वो सुअर हैं, सभी सुअर जो हैं वो नीले हैं, ये नीला वाला आ गया। कोई सुअर जो है वो गधा नहीं है यानी कि गधा अलग हो गया। सभी गधे जो हैं वो लंबे हैं, ठीक है। अब इनको देख के हमें आंसर करना है। कुछ लंबे सुअर नहीं है, कुछ लंबे सुअर नहीं है, तो सुअर और इसका कुछ भी जो है कनेक्शन मिल रहा है क्या, और अच्छा अगला देखते हैं, इसको भी रखते हैं क्योंकि कनेक्शन तो है नहीं इसमें। कुछ चूहे सुअर हैं, बिल्कुल बात गलत है ये, कुछ चूहे सुअर नहीं है, अलग अलग हैं। सभी नीले गधे होने की संभावना है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो संभावना क्या बन रही है कि जो कथन है, निष्कर्ष है जो, कुछ लंबे सुअर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, लंबे तो गधे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कथन है वो सही हो सकता है, यानी कि एक ही पालन इसमें करेगा, ठीक है। 86 क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, ग्राफ दिया गया है हमें, ग्राफ में गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम है, ठीक है। तो 20% से भी कम है, तो गाइज हमको करना क्या होगा, ये सारा का सारा डेटा 1500, 12,500, 22,500, 20,000, 10,000, 15,500, इसको करना होगा ऐड, और ऐड करेंगे
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 95,500 टोटल। इसका हमें निकालना पड़ेगा 15%, जो कि हमारा 15% जो आएगा तो वो आ जाएगा हमारा 14,325 रुपये। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जो पूछा है, कम वाला पूछा है। ठीक है, 20% से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत निकाल दिया, 15 नहीं 20 निकालना है, यानी कि 20 का मतलब 1/5, 5 एकम 5, 4 5 नीम 45, 5 0, 19,100 से कम वाले देखना है। तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 12,000 रुपये है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 हैं, यानी कि MH, AP और GJ और MP, यानी कि D वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ से है, और ग्राफ में हमें पढ़ना है, क्या दिया है इन्होंने, कैट में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत बताई गई है। ठीक है, तो 1998 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ बात कर रहा है ये, देखें तो 80 है 1998 पे। क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या जो थी वो 2,200 थी, यानी कि 80, ऊपर देखो 80% दे रखा है, 80 का गैप, ये संख्या जो थी वो 212,000 थी। तो हमसे पूछा है कि उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि 100% वैल्यू पूछी है, तो 212,000 80 गुणा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और यहाँ होगा 8 दूनी 16, और बचे कितने 5, 8 छंग 48, बचे कितने 4 8 पंजे 40। तो टोटल जो थे वो 2,65,000 बच्चे थे, जिसमें से 2 लाख, सॉरी 26,500 बच्चे थे, जिसमें से 21,200 जो है क्वालिफाइड हुए थे। तो 26,500 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर ग्राफ से था, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथ ही है। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा विजिबल। निम्नलिखित में से PDF से आप चेक कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य जो है वो एक समान था। तो करना क्या है, फिर हमें यही सब कैलकुलेट करना है, और फिर देखना है कि तीनों का जो है वो समान था, कहाँ पे हमें मिल रही थी। ठीक है, तो अगर हम 93 की बात करें तो 93 में ये 170 आ जाएगा। ठीक है, 94 की अगर हम बात करें तो 94 में 190 है, और 95 की बात करें तो 220 है। ठीक है, तीनों मतलब ये हमें 1 2 3 ये ऐड करना है, फिर हमें बताना है किस में समान है। और 96 में भी ये 220 है, तो यही हमें मिल गया 95 और 96। ठीक है, यहाँ पर तीनों उसका सेम है। ठीक, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 89 है, कक्षा में रोहन का रैंक क्या है, ये हमें बताना है। ठीक, कक्षा में रोहन का रैंक क्या है। अब इन्होंने कुछ डेटा दिया है, कथन दिए हैं, अब हमें चेक करके ये बताना है कि इसमें कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है। रोहन का रैंक, और नंदन इससे ऊपर होगा, तो नंदन से 24 कम है। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक जो है 38 है, यानी कि रोहन के रैंक से, यहाँ पर कोई अर्चना बैठी है, ये 38 है। ठीक है, तो नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। ठीक, अब ये हमें बताना है कि रोहन का रैंक हम बता सकते हैं क्या कितना है। तो डेटा जो है वो अपर्याप्त है, इन दोनों से काम नहीं चलेगा, तो कथन 1 और 2 सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ये आ गया लंबा सा। ठीक है, चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। ऊपर तो कुछ नहीं है, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी माधपुर में एक इमारत है जिसमें 5 मंजिलें 1 से 5 के नाम से हैं। ठीक है, 1 के 5 से नाम से मंजिल है, यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है 5 हो गई हैं। एक, पहली वाली 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 से 5, हाँ शीर्षतम 5 को गिनाया जाता है। इमारत के विभिन्न मंजिलों में 5 10 अर्थात राम, लीना, टीना, चारू और अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में नहीं है, जरूरी नहीं है, और वो विभिन्न कंपनियों में काम भी कर सकते हैं, करते हैं, ABCDE में। टीना मंजिल 2 में रहती है, तो यहाँ पर कौन आ गई, टीना आ गई। टीना मंजिल 2 में रहती हैं और कंपनी डी में काम करती हैं, तो कंपनी डी लिख दो यहाँ पे। चारू मंजिल 5 में रहती हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो मंजिल 1 में रहता है वो कंपनी ए में काम करता है, और जो मंजिल संख्या 3 में रहता है वो किस कंपनी में काम करता है या करती है, ये हमें बताना है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ नीचे कथन भी दिए, ना तो लीना और ना ही अनीता कंपनी ए में काम करती हैं। तो इसका मतलब लीना और अनीता जब काम नहीं करती हैं ए में तो यहाँ नहीं रहेंगी लीना और अनीता। तो कहाँ गया, शाहरुख, टीना, अनीता, लीना, तो कौन रहेगा, राम। ठीक है। अब इसमें 3 और 4 में रह सकते हैं, आगे देखेंगे। जो व्यक्ति मंजिल 3 में रहती है वो सी कंपनी सी में काम करती है, तो कंपनी सी लिख देंगे यहाँ पर। अनीता कंपनी सी में काम नहीं करती है। ठीक है। अनीता जब कंपनी सी में काम नहीं करती है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब कौन बचा, टीना बचा। टीना, और यही पूछा कि मंजिल में कौन रहता है संख्या 3 में, तो टीना रहती है। तो यानी कि सभी के सभी कथन हमें पर्याप्त होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनी है अर्थात ABCD, इनमें से कौन सी कंपनी सबसे अधिक उत्पादन सबसे ज्यादा है। कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना में अधिक है। कंपनी बी का उत्पादन ए की तुलना में अधिक है, लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज्यादा नहीं है, तो कंपनी ई यहाँ कहीं होगी। कंपनी सी का उत्पादन बी की तुलना में अधिक है, सी का उत्पादन बी की तुलना में अधिक है। ठीक है। लेकिन डी जितना नहीं है, यानी कि डी सी होगा, डी सी से ऊपर होगा। कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कंपनी डी का है, तो इसका मतलब डी ऊपर होगा, सी यहाँ होगा। अब हमें जवाब देना है क्या, कथन 1 और 2। ठीक है। तो तीनों कथन हमें चाहिए तभी होगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दिए गए कथन में निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और कथन को दोहराएं। ठीक है। तो सरकार जो लोग पशु बुल्लुक पर गोदावरी के नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार में सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है सरकार ने। ठीक है। अब धारणाएं हमें पढ़नी है। सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। भैया धनराशि होगी तभी तो सरकार ने ये ऐलान किया है, तो ये बात सही हो सकती है, धारणा सही है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटना की कमी कम करने के लिए कोशिश कर सकती है। ठीक है। तो इस पे हमें विचार करना होगा। तो यानी कि ऐसा अगर नहीं है, क्योंकि कोशिश कर सकती है, ठीक है, पैसा है तभी तो कर सकते हैं, तो केवल धारणा वन जो होगी इसमें अंतर्निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और कैल्विन क्लीन के बीच कुछ भी नहीं आता। ये एक विज्ञापन है। ठीक है। और इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या है निष्कर्ष, आकर्षक नारे जो हैं लोगों को आकर्षित नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, आकर्षक नारे आकर्षित करते हैं लोगों को। ठीक है। लोगों को डार्क शेड वाली जीन्स पसंद है, ऐसा तो इससे कुछ भी मतलब जो कथन है उसमें नहीं दिया डार्क शेड के बारे में। ठीक। तो दोनों ही, यानी कि कोई भी पालन नहीं करता है। अगला कथन है, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तर्क। ठीक है। आप तर्क पढ़ेंगे। हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। तो इसमें कुछ नेगेटिविटी दिख रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिविटी जिसमें होगी वही तर्क या धारणाएं सही होती हैं। नहीं, जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है। मतलब कि जो भी नीतियां वो लागू करते हैं, पता लगा तब तक वो उनका जाने का टाइम हो गया। तो ये इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ऐसा होता है। नहीं, ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियों पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सारी असुविधा बनने का काम करेगा, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 जो होगा वो सही होगा। ठीक है। अगला है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर GST में जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, ये टैक्स संग्रह प्रणाली को काफी सरल बना देगा और इससे एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, एकदम प्रभावशाली ये तर्क है। निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देंगे। ठीक है। तो इसमें पहला और दोनों सही होगा। अच्छा, एक और है, नहीं किसी अन्य देश, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी अन्य देश की ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है। ठीक है। तो 1 और 2 इसमें सही होंगे।
96 है, ABC एक सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी फ्लैट का आवंटन कर दिया। ठीक है, आवंटन के लिए शर्तें रखी हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन और हमने स्टार्टिंग में किया था कि जॉब वाला मिलना चाहिए नहीं चाहिए, उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आवेदक ने राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, 5 साल से कमाता होना चाहिए। ठीक है, 5 साल की अवधि करने के लिए तैयार होना चाहिए, मतलब जो आवेदक की पूरी राशि का भुगतान है वो 5 साल के अंदर देना होगा और 5 साल से वो जॉब कर रहा हो। ठीक है, आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास का स्वामी या सहमालिक, ठीक है, यदि पति पत्नी स्वामी है, नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी वाइफ के नाम से ना हो या किसी और के। ठीक है, और 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम होने चाहिए। ये कुछ उसके अपवाद हैं, अगर इन कंडीशनों में फंसेगा वो तो उसको मिल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, शमी है, एबीसी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, वो उद्योगपति हैं और दूसरे राज्य में है। तो पहली बात तो डोमिसाइल नहीं है, तो यहीं पे खत्म हो गई बात। जो उन्हें फ्लैट है वो आवंटित नहीं होगा, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैट आवंटित इसमें नहीं होना चाहिए उसको। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि जो एम्बेडेड है, ये वाली जो आकृति है वो कहाँ बन रही है। तो इसमें तो बनेगी नहीं, इसमें भी नहीं बन रही है। अच्छा, इसमें देखें, यहाँ से ये गया, ये आया, लेकिन ये वाली नहीं जा रही है, तो नीचे बढ़ेंगे और ये देखो, यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, और फिर कहाँ गया, दोनों का ज्वाइंट चल जाएगा, ऊपर गया। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और यहाँ भी हमें एम्बेडेड देखना है। अगर हम देखें, ठीक है, ये वाला तो फिगर है ही नहीं इसके अंदर यहाँ है, लेकिन इसमें ब्लैक है, इसमें कोई ब्लैक ही नहीं है, ये देखो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जो ये हाफ वाला था, ठीक है, ये तीसरे वाले में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ सारे के सारे डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 99 है, ठीक है, एक पासे से क्वेश्चन दे रखा है। तो गाइज इसमें जब भी आप देखेंगे दो चीज़ें कॉमन हो, यानी कि दो यहाँ भी है, सॉरी दो नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 5 है, 5 है, तो जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि 2 के अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद है, ठीक है, x जो है वो 4 के अपोजिट है, तो x का मान बताना है। तो मैंने क्या बताया, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हमको देख के बताना है कि नेक्स्ट वाले में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, यहाँ ब्लैक है, ये वाइट हो गया, ये वाइट है तो ये ब्लैक हो गया, और ये उठा के इस तरीके से इसको रख दिया गया है। ठीक ठीक ठीक, तो मोस्टली ये सब ब्लैक है, ये वाइट वाला चाहिए हमको, वाइट वाला। ये ब्लैक है, तो हमें अब यहाँ पर वाइट चाहिए, तो वाइट किस, यहाँ ब्लैक है, इसमें ये भी ब्लैक है, इसमें ये भी ब्लैक है, तो एक ही ऑप्शन है 3 वाला, वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, डिस्कस कर लिए, और जो 3 शिफ्ट और रह गई हैं वीडियो 2018 की, वो तभी वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम भी लग रहा है और मेहनत लग रही है, जब इसमें कम से कम 100 व्यूज़ आ जाएंगे। तो आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें कि किस तरीके से रीजनिंग आई थी और किस तरीके से उसको टैकल करना है। बाकी हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, उसको आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च कर लीजिए, वहाँ पर डेली बेसिस पे क्विज हो रहे हैं।